बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्दाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दुरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली, एमफिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, क़ादी फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिमियर खान। फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर है 3, चैप्टर नंबर 21, FSC फिज़िक्स पार्ट 2। आज के लेक्चर का नाम है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आधी जिंदगी। आधी जिंदगी तो बेसिकली कोई चीज़ नहीं होती। तो हम किसी भी एलिमेंट की जिंदगी का कैसे मुताला करते हैं हम पहले जान चुके हैं। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर Z82 से ग्रेटर हो तो वो रेडिएशन इमिट करता है। जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, और जो रेडिएशन इमिट हुई उसको अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन कहते हैं, और रेडिएशन के बाद जो नया एलिमेंट बना उसको हम डॉटर एलिमेंट कहते हैं। अगर सपोज कर लें हमारे पास कुछ एटम्स हैं, तो एटम की कितनी जिंदगी होगी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि अगले लम्हे में वो एलिमेंट वो एटम डिके हो जाए, और हो सकता है उसके लिए सदियां लग जाए वो एलिमेंट डिके ना हो। तो फिर आया उसकी लाइफ कितनी होगी ये हमें डायरेक्टली कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर सपोज कर लें कोई एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज उसकी नेचर के साथ मुंसलिक है, तो जब वो एलिमेंट डिके हो जाएगा, नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट बदलता है तो उसकी प्रॉपर्टीज टोटल बदल जाएंगी। अगर हम सपोज कर लें रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर है, उसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स ले आते हैं, कुछ एटम किसी एलिमेंट के एटम्स ले आते हैं। उसकी अगर लाइफ का अंदाज़ा ना हो तो फिर वो ऐसे एलिमेंट में बदल जाएं जिसका कोई फ़ायदा ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि हर एलिमेंट की लाइफ का पता हो, लेकिन चूँकि एटम बहुत छोटे होते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हम हर एटम की इंडिविजुअल लाइफ मालूम कर सकें। हम सबसे पहले इसकी मुख्तसर सी डेफिनेशन देखते हैं। तो लाइफ, हाफ लाइफ वो पीरियड होता है जो जिसमें अगर गिवन एटम का कोई सैंपल हो, उसके आधे एटम पेरेंट से डॉटर में मुंतकिल हो जाए। अगर गिवन सैंपल में कोई एटम्स की तादाद है तो हम नोट करेंगे टाइम, तो जब से वो डिके होना शुरू हो गए, पेरेंट टू डॉटर कन्वर्ट होना शुरू हो गए, कितने टाइम में पेरेंट टू डॉटर में मुंतकिल होते हैं। तो उसके वो टाइम जिसमें आधे एटम मुंतकिल हो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर एलिमेंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इसको नॉर्मली हम T/2 कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया, तो T/2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ को। तो बुनियादी तौर पे डिके प्रोसेस जो है ना वो है रैंडम प्रोसेस। तो रैंडम का कोई पता नहीं होता कौन एलिमेंट कौन एटम किस वक्त डिके होता है। और इसको भी हम बिल्कुल वैसे कह सकते हैं जो इंसानी जिंदगी, मौत और हयात का ताल्लुक जिस तरह है। हम कहते हैं कि किसी भी आने वाले की तरतीब होती है, दादा, बाप, बेटा, फिर उसके बाद पोता, इस तरह स्वान चलता रहता है, लेकिन जाने वाली को कोई तरतीब नहीं होती। तो हम ये नहीं कह सकते कि दादे ने पहले ही मरना है, डेथ उसकी पहले होनी है या पोते की बाद में होनी है, ऐसा नहीं है। मरने वाले की कोई तरतीब नहीं होती, इस तरह डिके होने वाले की कोई तरतीब नहीं होती। तो इसलिए इसको हम रैंडम कहते हैं कि कोई पता नहीं कि जो ज़्यादा उम्र वाला वो बच जाए और कम उम्र वाला डेथ हो जाए, तो इसलिए इसको हम रैंडम कहते हैं। तो इट इज़ क्वाइट रैंडम प्रोसेस एंड सब्जेक्टेड टू एनी सिमेट्री, उसकी कोई एग्जैक्ट सिमेट्री नहीं है। सो लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की लाइफ को मालूम नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम सपोज कर लें एक शहर की आबादी है, उसमें 1 मिलियन लोग रहते हैं,
तो आबादी के लिहाज से डेथ तो होना नेचुरल प्रोसेस है। कोई 10 लोग पर डे फौत हो रहे हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि अगर आबादी 10 मिलियन हो जाए तो यकीनन 100 लोग हो जाएंगे उनकी डेथ होने वाली। मसलन सपोज करने रमिया खान में जितने लोग हैं, तो यहाँ पे जितनी कैजुअलिटीज़ होती हैं, डेथ होती हैं, उसके मुकाबले में कराची बहुत बड़ा एक डिवीजन भी है, शहर भी है, 7 जिलों पर मुश्तमिल है, तो उसकी कैजुअलिटी डेथ रेट, नेचुरल डेथ रेट तो उससे कई गुना ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाने में हमारी हेल्प हो सकती है रैंडम प्रोसेस से कि जितने नंबर ऑफ एटम्स या लोग मौजूद होंगे किसी आबादी में, किसी पॉपुलेशन में, उतने उनकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर हम सपोज कर लें रमिया खान का शहर है, तो तकरीबन हम समझते हैं 20 लाख की आबादी है। सपोज कर लें कि 20 लाख की आबादी है, तो एक महीने में 10 लोग डेथ हो रही है, तो 2 महीने में यकीनन 20 लोग होंगे, और एक महीने में, एक दिन में अगर 10 हैं तो दूसरे दिन 2 दिन मिला लें तो 20 हो जाएंगे, 3 दिन मिला लें तो 30 हो जाएंगे। इस तरह सोन जिस तरह टाइम बढ़ता जाएगा उनके डिके होने की तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि उनकी लाइफ का अंदाज़ा किया जा सकता है, जो नंबर लोग हैं, वो टाइम और उनकी इब्तदाई तादाद अगर हमें मालूम हो। एक और ऐसी एग्जांपल है, कंसिडर अ सिटी हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन, the average 10% die every day, but it is uncertain about the particular person। किसी एक शख्स के बारे में हम कह सकते हैं ये तुम्हें पता है कि 10 लोग मरने हैं इस शहर से, लेकिन ये पता नहीं वो 10 लोग कौन से होंगे, तो इसलिए उसका तरीक़ेकार मालूम किया गया कैसे उसकी लाइफ को अरेंज किया जाए। द नंबर ऑफ डेथ्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग देयर। कितने लोग, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो उतनी डेथ्स ज़्यादा होंगी, अगर लोग कम होंगे तो डेथ्स उतनी कम हो जाएंगी। एक और फर्ज कर लें, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, सपोज कर लें यूरेनियम है, तो उसके हैं तकरीबन 10 लाख एटम्स गिवन टाइम पर, तो आधा टाइम टी हाफ कह रहे हैं, लेकिन टाइम तो आधा नहीं है, टाइम तो उसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया गया कि 1t 1/2, कि जब इसके आधे एटम पेरेंट से डॉटर में मुंतकिल हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, बाकी 50,000 एटम्स। फिर एक और टाइम इंतजार किया जिसको हम 2t/2, उसमें से आधे मजीद डिके हो जाए, तो फिर एक और टाइम का इंतजार किया जिससे 25,000 से बजाय 12,500 आइटम्स बाकी रह गए। इस तरह अगर हम प्रोसेस चलाते रहे तो हमें एक आइटम की लाइफ का अंदाज़ा हो सकता है, कौन सा आइटम कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गिवन सैंपल में अगर जितने आइटम्स ज़्यादा होंगे उतनी उनकी लाइफ का अंदाज़ा करना आसानी, डेथ डिके उतना ही ज़्यादा होगा, जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना उसके लिए ज़्यादा होगा, डिके तब भी ज़्यादा होगा। दो लॉज हैं, रेडियो एक्टिव डिके लॉज कहलाते हैं, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। हम ये कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट मुकम्मल तौर पे डिके नहीं होता कभी भी। अगर ये डिके हो चुका होता तो ज़मीन की जो ज़िंदगी बताई जाती है तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले की इसकी पैदाइश है, तो उसमें हम आगे कुछ शेयर करेंगे। तो अगर सपोज कर लो एक एलिमेंट है जिसकी हम कहते हैं कि लाइफ जो ना वो तकरीबन कह लें कि 1 ईयर है या 2 ईयर है, तो उसको तो अब तक मुकम्मल ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मुकम्मल तौर पे डिके हो जाए, क्योंकि मुकम्मल तौर पे डिके होने का जो प्रोसेस है उसके लिए जो टाइम है वो इन्फिनाइट टाइम है। जैसे पहले बताया कि रैंडम डिकेइंग होती है, एक एटम हो सकता है कि अगले लम्हे में वो डिके हो जाए, और एक एटम ऐसा भी हो सकता है जिसको सदियां लग जाए लेकिन डिके ना हो। ये कोई रैंडम प्रोसेस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे पहले कि उसको इन्फिनाइट टाइम दरकार होता है। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन ए पर्टिकुलर पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द बिगिनिंग। यानी अगर सपोज कर लो पहले है 10 तो डिके एटम हुआ 1, तो अगर हो जाएंगे 100 तो डिके एटम हो जाएंगे 10। अगर हो जाए बिगिनिंग पे 1000 एटम तो डिके एटम 1000 पे मुंतकिल हो जाएगा, 100 उस पर उस तरह मुंतकिल होता जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि इनिशियली एटम्स कितने थे, एक रिलेशन डेवलप करते हैं इसके लिए। कंसिडर एट द पर्टिकुलर टाइम
द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज n, ये इनिशियल एटम्स की तादाद है n के बराबर। इट स्टार्ट डिकेइंग फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर, तो फिर किसी इंटरवल लगता है, वो सपोज करें डेल्टा टी में पहले थे पेरेंट के, फिर डॉटर में मुंतकिल हो गए, तो एटम कितने डिके हो गए, डेल्टा टी में यकीनन डेल्टा एन डिके होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डिकेइंग एटम्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स या एटम्स एट द बिगिनिंग, और दूसरा डिकेइंग एटम्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम इंटरवल की, जितना टाइम ज्यादा मिलेगा उतने ज्यादा डिके होंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे डिकेइंग प्रोसेस चलता है तो ओरिजिनल आइटम से नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो कम होते जाते हैं, यानी एटम की तादाद कम होती जाएगी, इसलिए नेगेटिव लगाया। अच्छा, अब इसमें ये अगर दोनों कंबाइन कर लें दोनों रिलेशंस, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन डेल्टा टी, तो इसमें लैम्डा जो है ना वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसको हम कहते हैं लैम्डा। वैसे इससे पहले हमने लैम्डा पढ़ा है वेवलेंथ के तौर पर, याद रखिएगा वेवलेंथ नहीं है, इसको लैम्डा ही कहेंगे, और इसके यूनिट आगे आपको पता चलते हैं। ये एन और डेल्टा टी उस तरफ ले चले जाए तो ये हो जाएगा डेल्टा एन ओवर एन, ये हो जाएगी फ्रैक्शन इन डिकेइंग एटम्स, ये लास्ट में लिखा फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स, तो पर यूनिट टाइम, तो इसका यूनिट जो है ये दोनों एन सेम यूनिट्स हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, बच्चा बचेगा 1/सेकंड। तो नेगेटिव इंडिकेट्स दैट एज टाइम पासेस नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूसेस, उतने ही जो आइटम जो है रिड्यूस होते जाएंगे, डिकेइंग बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब ये तो इसका फार्मूला, ये भी फार्मूला आगे डिराइव करने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। अब यही जो रेडियो एक्टिविटी वाला प्रोसेस है या फिर लाइफ वाला प्रोसेस है या एटम रिड्यूस होने का प्रोसेस या हाफ लाइफ का प्रोसेस, इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्ज कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस हमने लिया टाइम, और टाइम को इंटरवल बना लिए, पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, चौथी हाफ लाइफ, सो ऑन। और इनिशियल जब टाइम 0 था उस वक्त नंबर ऑफ एटम जो थे वो NO थे। तो जब टाइम 1/2 गुजरता है तो एटमों की तादाद इधर से हम देख सकते हैं, उसकी हो जाएगी हाफ, हाफ वाली ये लाइन, तो इसको और इसको मिला दें। फिर मजीद जब दूसरी हाफ लाइफ लेंगे तो उसके जितने एटम उस वक्त मौजूद होंगे उसके भी हाफ हो जाएंगे। तीसरे में इस तरह जो उस वक्त एटम्स मौजूद थे उसका भी हाफ, चौथे में ऐसे, पांचवें में ऐसे। अगर हम ये ग्राफ लाइन मिलाएं तो हमें अंदाजा होगा कि ये कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि इस तमाम एटम को डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम दरकार होता है, इनफाइनाइट टाइम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये कर्व जो ना डिक्रीजिंग मैनर में इस्तेमाल हो रही है कि जैसे जैसे टाइम हाफ लाइन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स से रिड्यूस हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। तो ये है कर्व बेसिकली एक्सपोनेंशियल। द ग्राफ शोज दैट द नंबर ऑफ एटम्स नेवर डिके टू 0, कभी भी वो 0 नहीं होता क्योंकि इसके लिए इनफाइनाइट टाइम दरकार होता है। अब एक और फार्मूला हम देख रहे हैं, ये भी इसका डिके फार्मूला, इसको हम कह लें। एक तो फार्मूला वो है, अगर हम देखते हैं कि पहला आफ्टर पीरियड ऑफ 1 हाफ लाइफ तो कितने आइटम बचेंगे, पहले आइटम थे N0, तो बाद में कितने आइटम बचेंगे N0/2, एक हाफ लाइफ के बाद N0/2, तो 2 हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, मजीद उसको 2 पे तकसीम कर दोगे तो ये हो जाएगा 0/4, और इसका हम फार्मूला मुंतकिल कर सकते हैं 1/2 स्क्वायर N0। तीसरी हाफ लाइफ के बिल्कुल वो इसी तरह जो पहले वैल्यू थी उसको फिर मजीद 2 पे डिवाइड कर दिया, N0/8 हो गया, तो 8 को 1/2 क्यूब रूट की शक्ल में लिख सकते हैं N0। ये प्रोसेस अगर चलता रहे, N हाफ लाइफ आ जाए तो इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं 1/2 N पावर N और इंटू N0, तो हम किसी भी लम्हे कितनी हाफ लाइफ होंगी उसके मुताबिक हम उसके नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर सकते हैं कि उसके बाद कितने बचेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ सम एलिमेंट्स। अब तक तो बहुत सारे एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम हो चुकी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स 82 से
जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है वहां से स्टार्ट लेते हैं। उसके ज़्यादा वाले जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव और हर एक की मुख्तलिफ हाफ लाइफ होगी। और इवन कुछ एलिमेंट्स के बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, तो यूरेनियम के तकरीबन 10 से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं और हर एक की हाफ लाइफ डिफरेंट है। चंद एलिमेंट की हाफ लाइफ कैलकुलेट की हुई और ये आपके सिलेबस के मुताबिक ये जो पीरियड दिया हुआ ये एलिमेंट भी आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं या वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। यूरेनियम 235 इज नेचुरली अकरिंग यूरेनियम, तो इसकी जो हाफ लाइफ है यानी किसी सैंपल में इतना टाइम लगेगा तो फिर जाके आधे एटम खत्म होंगे। तो ये कोई मामूली सा टाइम नहीं है, 10⁻⁹ ईयर्स। और हम अंदाजा कर सकते हैं कि इतना ये स्टेबल एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ जितना ज्यादा होगा वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर रेडियम 226 है तो उसका हाफ लाइफ है 1620 साल, तो ये भी काफी ज्यादा टाइम है। तो ये सदियां गुजर गई हमारी, तो एक नस्ल बदलते हुए 40 साल 50 साल 60 साल लगते हैं तो नस्ल बदल जाती है। तो ये देखें ये कैसे मालूम किया होगा, ये मालूम कैसे किया होगा, वो लोग उस वक्त से इंसाफ थोड़ी कर रहे हैं। इसमें अप्लाई किया गया साइंटिफिक मेथड। तो जिस तरह इधर ऊपर जिक्र किया ना कि कितनी हाफ लाइफ में होंगे, तो कितना एलिमेंट बाकी बचा हुआ। इस तरह रेडान गैस है, इसकी हाफ लाइफ है 3.8, 3.8 दिनों में ये रेडान से किसी और एलिमेंट में मुंतकिल हो जाती है। और ऐसा प्रोसेस है किसी और एलिमेंट से रेडान में भी बदलते हैं। मतलब आपको इल्म है अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन, जब अल्फा रेडिएशन इमिट होती है तो एलिमेंट किसी लोअर एलिमेंट में चला जाता है, और जब बीटा रेडिएशन इमिट होती है तो ऐसा दोनों मुमकिन है कि वो हायर में चला जाए या लोअर में चला जाए। अच्छा, नेक्स्ट है यूरेनियम 239। तो ये भी यूरेनियम का एक आइसोटोप है। इसकी जो हाफ लाइफ है 23.5 मिनट्स है। तो इसका एक रिलेशनशिप है हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट में। ये कैलकुलस के जरिए प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे जस्ट इसका एमसीक्यूज के तौर पर या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। रिलेशन बिटवीन द डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम। इसमें प्रूफ तो अवेलेबल नहीं है, आपके स्टैंडर्ड में नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी और डिवीजन है, नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो एलिमेंट्स स्पॉन्टेनियसली या ऑटोमेटिकली अपनी रेडिएशन एमिट करते हैं तो उनको हम कहते हैं नेचुरल। और जहाँ स्पॉन्टेनियस या खुद ब खुद रेडिएशन एमिशन ना हो रही हो तो फिर क्या करते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल उस पर बम्बार्ड करते हैं। वो उसमें न्यूक्लियस में इंटर होगा, उसकी न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा या फिर उसकी स्टेट को बदल देगा। नतीजा ये होगा वो रेडिएशन एमिट करेंगे और वो रेडिएशन जो होगी वो एलिमेंट जो सब्सटेंस जो कहलाएगा वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाएगा। तो लिहाजा ये एग्जांपल है यूरेनियम 235 जो ना नेचुरल रेडियो एक्टिव है, और सोडियम 23 इसको बम्बार्ड करने से वो ऐसा मिल जाता है। आज का लेक्चर इख्तिताम पे पहुंचा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।